यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की डेट होगी घोषित, और जैसी री एग्जाम की डेट हुई घोषित तो हमने तुम्हारे लिए यूपी पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको लगवाना कर दिया शुरू। और आज जो पहला पेपर है वह 28 जनवरी 2019 की जो फर्स्ट वाली में जो मैथ के क्वेश्चन आए उनको हम लेकर आए। अब एक का क्वेश्चन देखेंगे और लेवल समझेंगे कि मैथ के क्वेश्चन किस तरह के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चनों को हल करना और सारे क्वेश्चनों का हल जितने भी पेपर हैं उन सभी के साथ करना। ऐसा नहीं कि 2019 के पेपर कराने हमें। जो ये स्टार्टिंग हुई थी बात 2006 से, तो 2006 का भी लेंगे, 9 का भी लेंगे, 11 का भी लेंगे, 19 का भी लेंगे, बीच में कोई और दूसरा जैसा 18 का हुआ तो वो भी लेंगे, 13 का हुआ वो भी लेंगे, और 2024 का जो इससे पहले हुआ वो भी लेंगे। लेने सारे ही हमें। तो कुल मिला के जो बात है वो आज हम बात जो कर रहे हैं वो 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर की बात कर रहे हैं। और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट हो रहा। तो क्वेश्चन नंबर 39 ही हम लेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं केवल मैथ की, केवल गणित की बात कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन आए उनको हम देखते चले जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 39 क्या है। 4:9 के अनुपात में ए और बी के बीच 39 कैंडियां वितरित की जाती हैं। बी को ए से कितनी अधिक कैंडी मिली है ये बतानी है। देखो ए और बी का जो अनुपात है वो है 4:9। ए और बी का जो अनुपात है वो है 4:9। और टोटल कैंडी जो है वो 39 है। टोटल कैंडी 39 है। और यहाँ टोटल कितने हो गए? 9 और 4 13। 9 और 4 13। तो 13 बराबर 39 के, 13 बराबर 39 के। पूछ क्या लिया उसने कि बी को ए से कितनी ज्यादा मिली। यहाँ कितनी ज्यादा मिल रही? 5। कितनी ज्यादा मिल रही? 5। तो बी को ए से कितनी ज्यादा मिली, मतलब बी माइनस ए पूछ रहा वो। एक तरह से वो क्या पूछ रहा? बी माइनस ए पूछ रहा। तो 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो बी माइनस ए का मतलब हो गया 3 पंजे 15। तो या तो मैं b माइनस ए कह दूं या मैं ये कह दूं कि b को a से कितनी ज्यादा कैंडी मिली, तो 15 कैंडी ज्यादा मिली है। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें भाई, क्या है क्वेश्चन नंबर 40? बड़ा आसान सा क्वेश्चन दिया है 39वां। तो 40वां देखते हैं कि आसान है या हार्ड है। एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2000, 2500, 3250 और 4250 की बिक्री होती है। औसतन 3500 रुपए की बिक्री प्राप्त करने के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए? औसतन 3500 की बिक्री होनी चाहिए। 3500 की बिक्री होनी चाहिए औसतन, और महीने है 5, महीने है 5, तो 5 से बिल्कुल गुणा कर देंगे। टोटल निकालने के लिए हम 5 से बिल्कुल गुणा कर देंगे। जो पहले महीने में बिक्री हुई वो 2000 की हुई, ठीक है। जो दूसरे महीने में बिक्री हुई वो 2500 की हुई। जो तीसरे महीने में बिक्री हुई वो 3250 की हुई। और जो चौथे महीने में बिक्री हुई वो 4250 की हुई। और प्लस कर देंगे हम भैया x, प्लस कर देंगे हम x, जोड़ देंगे भाई। कितना आया? देखो 0 जो का 2 आया, 5 और 5 10 की 0 हासिल को 1, 1 और 2 3, 2 5, 5 10 की 0 हासिल को 1, 4 1 5 3 8, तो 10 और 2 12। 12,000 प्लस x बराबर 35 की गुणा कर देंगे हम 5 में। तो 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 पंजे 25 का 5 का हासिल को 2, 5 या 15 और 2 17, 15 और 2 17, कुल मिलाकर 17,500 रुपए टोटल बिक्री आई। और यहाँ पर पहले 4 महीने में जो बिक्री हुई वो 12,000 की हुई। तो 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी पड़ेगी भाई? 5वें महीने में कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? उसके लिए 17,500 में से 17,500 में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे? 12,000 घटाना पड़ेगा। 17,500 में से क्या घटाना पड़ेगा मुझे? 12,000 घटाना पड़ेगा। तो 17,500 में से 12,000 घटाया तो 5,500 रुपये आया। और यही उत्तर है। 5वें महीने में 5,500 रुपये की बिक्री होनी चाहिए। तो इसका औसत जो है वो 3500 रुपये का आ जाए। क्वेश्चन नंबर 41 की अगर हम बात करें, क्या है भाई? बी और सी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए, बी और सी इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेले से कितने दिन में पूरा करेगा? काम समय भी एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन यूपी पुलिस ज्यादातर पूछती ज्यादातर यहां से क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिले। चलो कर लें, लेकिन क्वेश्चन आसानी होगा। बी और सी मिलकर 40 दिन में कोई काम कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर उसे 20 दिन में काम कर रहे हैं। तो काम क्या करना तुम्हें? एलसीएम लेना।
काम क्या करना, एलसीएम लेना 40 और 20 का। 40 और 20 का एलसीएम 40 ही आ गया। 40 सामने है, 40 को भाग दिया 1 आया, 20 सामने 40 को भाग दिया 2 आया, 20 सामने 40 को भाग दिया 2 आया। जो भाग देने के बाद जो वैल्यू आई वो है क्या, जो वैल्यू आई है वो है बी और सी की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब क्या हुआ है कि एक दिन में बी और सी कितने काम कर सके। तो एक दिन में बी और सी मिलकर एक काम कर सके, और यो है जो 2 है वो कार्य क्षमता है ए बी और सी की, वो कार्य क्षमता है ए बी और सी की। इसका मतलब ए बी और सी एक दिन में 2 काम कर सकते हैं। अब मुझे ए का मान निकालना, मुझे ए का मान निकालना, और जो एलसीएम है ये कुल काम हुआ है, जो क्या होता है कुल काम हुआ है, ये होता है कुल काम, और यो क्या है, यो कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है, यो कार्य क्षमता जिसके ऊपर यो आ रही है उसी कार्य क्षमता। जैसे एबीसी के ऊपर आ रही है तो एबीसी कार्य क्षमता, और यो बीसी के ऊपर आ रही है तो बीसी की कार्य क्षमता यो है। ठीक है भैया। अब यहाँ पर हमें ए की वैल्यू निकालनी, तो पहले तो टोटल काम लिख दो वो है 40, पहले तो टोटल काम लिख दो वो है 40। अब एक बात बताओ कि ए बी और सी, ए बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, ए बी और सी की कार्य क्षमता 2 है, और बी और सी की कार्य क्षमता 1 है, बी और सी की कार्य क्षमता 1 है। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितनी है, घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, 2 में से 1 घटा दो, भाई बी से बी कटेगा, सी से सी कटेगा, क्या बचेगा, ए बचेगा। 2 में से 1 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और जैसे मैं भाग दूंगा तो 40 दिन जो आया वो इसका उत्तर है। ए जो अकेला इसे कितने दिन में कर सके, 40 दिन में कर सकता है। ए को अकेले को इस काम को करने में 40 दिन का समय लगेगा। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। एक वस्तु 2500 रुपए में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट की अनुमति देता है और फिर भी 10% का लाभ प्राप्त करता है। वस्तु की अंकित कीमत ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा, बहुत ही खास लगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन री एग्जाम में भी आने के पूरे चांस हैं। क्या करना तुम्हें, इस बात का ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, अगर वो क्रय मूल्य की बात कर रहा, अगर वो क्रय मूल्य की बात कर रहा, अगर वो एमआरपी की बात कर रहा, अगर वो लाभ की बात कर रहा, प्रॉफिट की बात कर रहा, और वो साथ साथ छूट की डिस्काउंट की बात कर रहा, तो वो क्वेश्चन कैसे करेंगे, वो करेंगे हम 100 प्लस लाभ, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बराबर होता है एमआरपी मतलब अंकित मूल्य, और 100 माइनस छूट मतलब डिस्काउंट परसेंटेज बराबर जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस के मतलब क्रय मूल्य। यो तो है अंकित मूल्य, यो तो है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, और यो है तुम्हारा क्रय मूल्य, यो है क्रय मूल्य। कर दो काम और ले लो उत्तर, कर दो काम इसका और ले लो उत्तर। क्या है भैया, 12% की छूट दी, तो 12% की छूट दी तो 88% बराबर किसके आ जाएगा, क्रय मूल्य के, और वो है 2500 रुपये, वो है 2500 रुपये। वस्तु का अंकित मूल्य चाहिए मतलब एमआरपी मुझे निकालनी है, जबकि लाभ 10% का है, लाभ 10% का, तो 100 में 10 जोड़ दो 110 हो गया, 100 में 10 जोड़ दो 110 हो गया, 11 से कटा 10 बार कटा, 11 से कटा 11 88 कट गया, 2 से काट दिया हमने, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 आया। ठीक है भाई, 4 से काट दो, 4 छिक 24, 4 छिक 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। इसका मतलब अगर मुझे एमआरपी निकालनी, अगर मुझे एमआरपी निकालनी तो 625 की गुणा 5 में करनी पड़ेगी। 625 की अगर मैं 5 में गुणा करूँगा तो 3125 आ जाएगा, और 3125 ही इसका जो है उत्तर होगा, एमआरपी होगी। मतलब 3125 रुपये अगर लिखे हुए हैं तो उस पर मैं 10% का लाभ कमाऊंगा। कब, जब मैं 12% की छूट दे रहा हूँ, तब भी मुझे 10% का लाभ मिल जाएगा, जब उसका क्या अंकित मूल्य तो 3125 हो और क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जो है वो 25 हो। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें भाई, 4% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत कितने वर्ष में 1500 रुपये दुगने हो जाएंगे। तो इसे हम क्वेश्चन को 2 तरीके से करेंगे भाई। मूलधन उसने जो है 1500 रुपये दिया, मूलधन उसने 1500 रुपये दिया, ठीक है, दर उसने 4% वार्षिक थी, और समय उसने जो है निकलवाया है हमारे से, और चक्रवर्ती साधारण ब्याज जो है उसने कहा दुगना हो जाना चाहिए, 1500 रुपये दुगने हो जाने चाहिए, मतलब 1500 रुपये तो मूलधन हो गया और 1500 रुपये ब्याज हो जाएगा।
वो कह रहा दुगने हो जाने चाहिए, 1500 रुपये दुगने 3000 होंगे, 1500 तो हैं ही इसके, और 3000 होंगे तो ब्याज कितना बनेगा, 1500 रुपये बनेगा। ठीक है भैया, तो ये चीज होगी। अब हमें क्या निकालना, समय निकालना। तो हमारे पास सूत्र है SI बराबर PRT बटे 100, ये हो गया 1500, यो P का मान भी 1500 हो गया, R का मान 4 है, T का मान निकालना, और बटे क्या करना पड़ेगा हमें 100, 1500 से 1500 गया, 4 सब में इकट्ठा तो 25 आया, तो T का मान आ गया तुम्हारा 25 वर्ष, 25 वर्ष आ गया। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का, वो 25 वर्ष आ जाएगा। एक तरीका तो यो है, एक तरीका यो है कि आप याद रखें किस चीज को, कि अगर हमें समय निकालना, तो n-1 बटे r गुणा 100, और ये आ जाएगा वर्ष। और अगर हमें दर निकालनी, तो n-1 बटे समय मतलब t और गुणा 100, ये आ जाएगा परसेंटेज में दर। अब n क्या है, कितने गुना, वो कह रहा 2 गुना तो n की जगह 2 रखना, वो कह रहा 3 गुना तो n की जगह 3 रखना, वो कह रहा 5 गुना तो n की जगह 5 रखना, वो कह रहा 10 गुना तो 10 की n की जगह 10 रखना। जैसा इसने बात करी समय, उन्होंने कहा 2 गुना तो n की जगह 2 रखा, 2 में से 1 गया 1, r का मान 4% है, 4 रखा, और गुणा 100, तो 25 चौका 100, तो 25 वर्ष हमारा डायरेक्ट सेकंडों में उत्तर आ रहा। हमें 1500 की जरूरत नहीं है, बिना 1500 के हम काम कर रहे हैं, बिना 1500 के हम उत्तर ले आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, 100 रुपये 2 वर्ष में 1144 रुपये 90 पैसे हो जाते हैं, मूलधन पर वार्षिक किस दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाया गया है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन हो और दर निकालनी हो तो तुम्हें क्या करना, मूलधन लेना और मिश्र धन लेना, अमाउंट लेना। ठीक है, और दोनों को अनुपात में बदलना, तो अनुपात में बदलने के लिए इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट नहीं आ रहा, तो एक जीरो लगा के पॉइंट हमने हटा दिया, इसे यो मान लो कि यो था 1000 और बटे में था 1144 रुपये 90 पैसे, तो मैं जीरो ऐसा हटाई मैंने। ठीक है, अब मैं समझ रहा, बात समझ में आ गई। अब यहां से आके ध्यान देने वाली बात है, यहां से आके बात को समझने वाली बात है कि अगर साल 2 है, अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल लेना, अगर समय 2 वर्ष है तो क्या लेना, वर्गमूल लेना, और समय 3 वर्ष है तो घनमूल लेना। अगर समय 2 वर्ष है तो वर्गमूल, और समय 3 साल है तो घनमूल लेना, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना। और समय 4 साल हो जा तो 4 मूल लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में बिना टेंशन के रहो, 4 साल समय तुम्हारे पेपर में नहीं आना, या तो 2 साल आऊगा, या ज्यादा ही निर्दयी हुआ तो तुम्हें 3 साल देगा, 4 साल नहीं देने का। इतना निर्दयी वो भी नहीं है, उसे पता है बच्चे हैं 4 मूल का ही ना दिक्कत आओगी करने में, तो वो या तो 2 साल या 3 साल की बात करेगा। तो ध्यान रहेगी, अगर 2 साल रहा समय तो वर्गमूल, और 3 साल रहा तो घनमूल। अब देखो ये 10,000 है, 10,000 किसका वर्ग है भैया, 100 का। 10,000 किसका वर्ग है, 100 का। 11,449 किसका वर्ग है, ये 107 का वर्ग है, ये 107 का वर्ग है। तो जी तुमने तो याद कर रखा, हम कैसा करेंगे, तुम ऐसा करोगे भैया, तुम ऐसा करोगे, इसको इस तरह से करेंगे। मैं लास्ट के 2 अंकों के जोड़े बनाओगे, लास्ट में आ रहा 9, लास्ट में क्या आ रहा 9। अब 9 किसके वर्ग में आवे, 9 एक तो 3 के वर्ग में आवे, 3 3 9 होवे, और एक 7 के वर्ग में आवे, एक आवे 7 के वर्ग में। इसका मतलब ये निश्चित है, ये 1001% बात सही है कि इस का वर्गमूल जब निकालने होंगे, अंतिम अंक या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। या तो 3 बनेगा या 7 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। अब इससे छोटा वर्ग देखो, 114 से छोटा वर्ग 100 है, और 100 किसका वर्ग है, 10 का। अब 10 की गुणा उससे अगले अंक में करनी 11 में, तो आ गया 110। ये जो संख्या थी हमारी वो देखनी इससे बड़ी है या छोटी, यो वाली देखनी अंदर वाली, जो गुणा ही उससे बड़ी है या छोटी। तो गुणा से यो संख्या बड़ी है तो इन दोनों में बड़ा अंक लेंगे, और आ गया 107 का वर्ग। ठीक है,
यो आ गया हमारा अनुपात 100 अनुपात 107। हमें क्या निकालनी, दर, हमें क्या निकालनी, दर। ठीक है भाई, तो हम इन दोनों का अंतर तो लिखेंगे ऊपर, इन दोनों का अंतर तो लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और बटे में लिखेंगे मूलधन और गुणा 100, बटे में लिखेंगे मूलधन गुणा 100। देखो जी 100 कहां से लिख दिया, मूलधन ही 100 है, मैं क्या करूं, यहाँ 20 सत्ता में 20 लिखता, यहाँ 50 सत्ता में 50 लिखता, यहाँ 10 सत्ता में 10 लिखता। ठीक है, इससे हो गया। इसका मतलब जो दर थी वो 7% थी, वो जो दर थी वो 7% थी। अब 45वें क्वेश्चन की करेंगे बात। 45वां क्या है भाई, ए बी और सी के बीच 1152 रुपए का नुकसान, अब का लाभ नहीं, नुकसान है, हानि है, 7:8:9 के अनुपात में विभाजित किया जाना है, तो ए का हिस्सा बताना है। ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी 7:8:9 के अनुपात में बांटना है, और बांटना क्या है, 1152 रुपए बांटने, बांटना क्या है, 1152। तो 8 और 9 17 और 7 24, 8 और 9 17 और 7 24 बराबर 1152 के हैं। किसका निकालना भैया, हमें यहां पर निकालना है ए का हिस्सा, हमें यहां पर निकालना है ए का हिस्सा। तो ए का हिस्सा कितना है, 7, ए का हिस्सा कितना है, 7, 7 बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, अब यहां 1152 को 24 से हमें क्या करना पड़ेगा भैया, भाग करना पड़ेगा। तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 24 चौका 96, 24 चौका 96। ठीक है, 24 पंजे 120 तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, कितना बचा, 15 में से 6 गए 9 बचे, और 10 में से 9 गए 1 बचे, और ये 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी माननी चला दो 8 बार, 8 चौक 32 का 2 का हासिल को 3, 8 दूनी 16 और 3 19, पूरा पूरा कट गया। कितनी बार कट गया, 48 बार। अब हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो 48 गुणा किस में करनी पड़ेगी भाई, 7 में करनी पड़ेगी। 48 गुणा 7 में करेंगे, 7 8 56 का 6 का हासिल को 5, और 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 5, 28 और 5 33। इसका मतलब ये जो आए वो 336 रुपए इस क्वेश्चन का जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, बहुत आसान है, अंदर से स्टार्ट करना है इसे। 64 का वर्गमूल 8 हो गए, 64 का वर्गमूल 8 हो गए, 73 और 8 81, 81 का वर्गमूल हो गए 9, तो 27 और 9 36, 36 का वर्गमूल हो गए 6, 6 और 3 9, 9 का वर्गमूल हो गया 3, तो उत्तर 3 आ जाए। अब तुम्हारे लिए करना पड़ेगा भाई, तुम मुझे जो है तरसी निगाहों से अगर देखोगे तो फिर मुझे ये एक एक लाइन तुम्हें करके दिखानी पड़ेगी इसकी। ऐसा लगेगा मुझे कि मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर दी, इस क्वेश्चन को अधूरा छोड़ दी। तो 64 का हो गया 8, ठीक है भाई, और यहां पे हमने ये लगा दिया ब्रैकेट। 73 और 8 81 हो गया, 73 और 8 हो गया 81। ठीक, तो यहाँ पे ये हो गया भैया 27 प्लस 81 का मतलब 9। ठीक है, 81 का मतलब 9। अब यहाँ पे और हल करा हमने, तो ये आया 3 प्लस 27 और 9 36, 36 का मतलब 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब 3, तो उत्तर कितना आ गया, 3 आ गया। उत्तर कितना आ गया भैया इसका, 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 47 है, 47। ठीक है, क्या है, 2 मिनट 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, 2 मिनट 1 घंटे का कितने परसेंट है। 2 मिनट ऊपर लिखो, 1 घंटे में 60 मिनट हो गए नीचे लिखो, और परसेंटेज का लगा दो 100, तो 0 से 0 गया, 2 तिया 6, तो कुल मिला के 10/3 का मतलब 3 तिया 9, 3 सही 1/3% जो है वो इसका क्या बनेगा, उत्तर बनेगा। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें। क्वेश्चन नंबर हम 48 की बात करें, क्या है, कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीदा गया, सिलाई शुल्क के रूप में 40 रुपये देने के बाद 12.5% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। अब देखो 100% बराबर किसके होगा, जो उसका क्रय मूल्य है। हमने कुछ क्रय मूल्य उसने कहा 600 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में खरीदा, लेकिन उसने 40 रुपये सिलाई के भी दिए। अब वो जो कपड़ा सिला, वो शर्ट बनी, पैंट बनी या सूट बना, जो भी बना, वो 600 में नहीं है, 640 में पड़ा उसे, और 640 इसका क्रय मूल्य हो गया, 640 इसका क्रय मूल्य हो गया। 12.5% का लाभ, तो 100 में 12.5 जोड़ दो, 100 में 12.5 जोड़ दो, बराबर किसके हैं ये देखना पड़ेगा, बराबर किसके हैं ये देखना पड़ेगा। तो हमने पॉइंट हटाने के लिए एक 0 लगा दिया, यहां से एक 0 से एक 0 गया भाई। ठीक है, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 एकम 4 और 4 6 24। ठीक है, 16 चौका 64, मतलब 45 गुना 16 में करनी पड़ेगी। 16 पंजे 80,
16 पंजे 80, 8 और 16 चौका 64 और 8 72, मतलब उसे जो है 640 का जो उसे पड़ा था 720 रुपए में बेचना चाहिए अगर उसे 12.5% का लाभ ले। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें, क्या है भाई, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 और 7x प्लस 6y बराबर 29 के है तो y का मान बताना। तो x की वैल्यू निकाल दो यहां से, x बराबर हो जाएगा 4/5y। क्या करा हमने, गुणा कर दी इधर, क्या करा, गुणा कर दिया और यो मान ही यहां रख दिया x की जगह। 7 गुणा 4/5y प्लस 6y बराबर आ गया 29। 5 से सारे में गुणा करी तो 7 चौक 28 y, 5 छंग 30 y बराबर 29 गुणा 5 हो जाए तो 28 और 30 58 y बराबर 29 गुणा 5, 29 दूनी 58, तो जो y की वैल्यू आ गई वो 5/2 आई। कितनी आई, 5/2। पॉइंट में दे रखा तो 2.5 बन जाएगी, पॉइंट में दे रखा तो 2.5 बन जाएगी, 2.5 इसका उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं ए बी सी की बात कर रहा, उसने कहा ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है, तो 3 दूनी 6 कर दो इसे। ठीक है, 3 दूनी 6 कर दो इसे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए बी से आधा कुशल है तो ये अगर ये 6 है तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, और ये सी से जो है 3 गुना है तो सी रह जाएगा 2, सी रह जाएगा 2। ठीक है, यो इनका अनुपात आ गया, कार्य क्षमता का अनुपात इस तरह से बनेगा यो। इसका मतलब क्या है कि ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा, बी जो है एक दिन में 6 काम करेगा और सी जो है एक दिन में 2 काम करेगा। ए की कार्य क्षमता 3 है, बी की 6 है और सी की 2 है। अब उसने आगे क्या कहा, उसने कहा यदि वे तीनों मिलकर एक काम कितने दिन में कर सकेंगे, यदि बी अकेला इसे 6 दिन में कर रहा, बी अकेला 6 दिन में करना, तीनों से कराना, बी अकेला 6 दिन में करना तो तीनों से कराना। इसका मतलब क्या है भाई, बी ने 6 काम करे, बी ने 6 काम के हिसाब से 6 दिन काम करा तो टोटल काम कितने हो गए, 6 गुना 6, 6 दिन काम करा और एक दिन में 6 काम भी कर रहा तो 6 गुना 6 36 काम टोटल हुए। अब तीनों से कराना है तो तीनों की कार्यक्षमता का योग लो, 3 और 6 9 और 2 11, तो 36/11 का मतलब 11 तिया 33, 11 तिया 33, कितने बचे 3, 30 हो गए, 11 दूनी 22, कितने बचे 8 और 11 सते 77, तो कुल मिला के जो आया उत्तर वो आया 3.27 दिन उत्तर आया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, शंकु का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, जब कोई एक चीज पिघला कर दूसरी चीज बनाई जावे तो उनके आयतन बराबर हुआ है। क्या बराबर हुआ है, आयतन। जब कोई चीज पिघला के कोई दूसरी चीज बनाई जा रही तो उनके हुआ है आयतन बराबर। लेकिन अगर कोई चीज मोड़ के दूसरी चीज बनाई जा रही तो उनके परिमाप बराबर हुआ है। यहाँ पे पिघलाकर बनाई गई है, इसका मतलब जो शंकु का आयतन है वो गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन बराबर जो होगा वो गोले का आयतन होगा। शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन। अब शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई। आर का मान हमें निकालना, क्योंकि हमें व्यास निकालना, तो हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, व्यास उसका डबल हुआ है। एच उसने दे रखा 10 सेंटीमीटर, एच उसने दे रखा 10 सेंटीमीटर, इसका हुआ है 4/3 पाई आर क्यूब, इसका आर 10 सेंटीमीटर दे रखा तो हो जाएगा 10⁻3। ठीक है, क्या है, शंकु का जो आयतन है वो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर मैं निकालूंगा तो मुझे व्यास पता लगेगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल जो है व्यास हुआ है। एच मतलब ऊंचाई उसने दे रखी 10 सेंटीमीटर, गोले की बात करें तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, लेकिन गोले का जो आयतन है वो 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। ठीक है, और यहां पे अगर मैं बात करूं 1 10 से 1 10 भी चला गया तो आर स्क्वायर बराबर 4 का मतलब 2 की घात 2 लिखूंगा और जो 10 की घात 2 है, कुल मिला के इसे मैं लिख सकूं 20 की घात 2। कुल मिला के इसे मैं क्या लिख सकूं, 20 की घात 2 लिख सकूं, क्योंकि 2 की घात 2 है और 10 की घात 2 है। अगर समान घात है
तो जो गुणा है तो गुणा कर सकते हैं हम बेस की, और भाग है तो भाग कर सकें। इसका मतलब आर का मान जो है वो 20 सेंटीमीटर है। आर का मान आया 20 सेंटीमीटर। हमें चाहिए व्यास, हमें चाहिए व्यास। तो व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल हुआ है, वो त्रिज्या का दुगुना हुआ है। तो 20 दूनी 40 सेंटीमीटर जो है वो इसका जवाब बन जाए। अब आया क्वेश्चन नंबर 53। अब आया क्वेश्चन नंबर 53। क्या है भाई 53वां? देखो 53वां क्वेश्चन जो है कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग के हम यहाँ स्किप कर रहे हैं। अभी 54वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? एक सेट में 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक होते हैं। यदि सेट में से सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट के औसत में कितने प्रतिशत की कमी होगी? कितने प्रतिशत की कमी होगी? 54वां क्वेश्चन है। क्या कहा इसने? उसने कहा सेट में शामिल होने वाले पूर्णांक जो है वो एक सेट में 3 से शुरू होने वाले 5 पूर्णांक है। 3 से शुरू होने वाले, तो अगर मैं औसत निकाल लूं 5 पूर्णांकों की, अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से हैं भाई? 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। ठीक है, 3 से शुरू होने वाले लगातार 5 पूर्णांक है। तो ये बन गए कितने हुए? 4 3 7 दूनी 14 है, 14 और 5, 14 और 5 19 और 6, 19 और 6 हो गए 25 बटे 5, 5 पंजे 25, 5 आ गया इसका भाई, इसका आ गया 5। अब इसने कहा कि यदि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए, मतलब 7 को हटा दो, मतलब 7 को हटा दो। ठीक है, बड़ा पूर्णांक हटाने पर, बड़ा पूर्णांक हटाने पर औसत क्या रह जाएगा भाई? औसत क्या रह जाएगा? तो 3 4 5 और 6 और बटे 4। ठीक है, तो कितना आया भाई? 6 4 10 5 15 और 3 18, 18 बटे 4 का मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 18, 4.5, 4.5 आ गया। कितने कमी आ गई? 0.5 की कमी आ गई। लेकिन उसने क्या पूछ रखा? उसने हमारे से प्रतिशत कमी पूछ रखी। उसने हमारे से प्रतिशत कमी पूछ रखी, तो 0.5 की कमी हुई। कमी किस पर होगी? 5 पर, और ये होगा गुणा 100। 1 0 से 1 पॉइंट गया, 5 से 5 गया, तो कुल मिलाकर 10% की क्या है? कमी। 10% की यहाँ पे कमी होगी। तो ये एक आसान सा क्वेश्चन जो औसत से संबंधित था, मतलब औसत का क्वेश्चन भी बिल्कुल पेपर में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम पूर्णांक न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल जो है 64 है? मतलब गुणा तो 64 हो, उसका न्यूनतम योग चाहिए। जब भी न्यूनतम योग की बात कर रहा तो तुम इसके लगभग बीच में पहुंच जाओ। अगर बीच में पहुंच पा रहे हो तो बिल्कुल सही है, मतलब ऐसे टुकड़े करो जो बराबर से ही हो। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें अंतर ना हो। अगर बराबर भी बात बननी तो फिर तो सीधा सीधा वही है। अगर बराबर बात नहीं बननी तो उसके आसपास जो है, जैसे अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो क्या क्या बन सके? देखो, 1 गुणा 64 बन सके, 2 गुणा 32 बन सके, 4 गुणा 16 बन सके और 8 गुणा 8 बन सके। इसके बाद फिर वही रिपीटेशन शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो सबसे नजदीक है, जो बीच में है, जो यहाँ पे एक तरह से इनका वर्गमूल अगर देख रहे तो उसके आसपास जो संख्या आऊंगी, अब 64 का तो वर्गमूल ही 8 हुआ है, तो ये तो सीधी सीधी संख्या वही आ गई। तो वही योग सबसे कम होगा, क्योंकि अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो देखो कितना होगा? 65। अगर मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना होगा? 35, वो 34। इसे जोड़ूंगा तो 4 16 20। लेकिन अगर इसे जोड़ूंगा तो 8 और 8 16, यही उत्तर है। अभी थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई होगी। जैसे सपोज करो मैं एक संख्या अपने पास से ले ली, ठीक है, मैंने एक एक्स्ट्रा में ले ली संख्या। जैसा मैं कहूं कि न्यूनतम के लिए मुझे 35 तो गुणनफल हो, ऐसे 2 पूर्णांकों का योग बताओ जो उनका न्यूनतम योग हो। तो इसके टुकड़े क्या कर सकूं मैं? 1 गुणा 35 कर सकूं, 2 से कटने का नहीं। ठीक है, फिर 5 से, 5 7 35। ठीक है, और इसके बाद जो है फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 तो बनेगा, 1 प्लस 35 मतलब 36, और एक बन रहा 5 प्लस 7, तो 7 5 12। तो यो इसका जो जोड़ा बनेगा वो 5 और 7
और जो योग बनेगा वो 12 बनेगा। इसका मतलब सीधा सीधा तुम्हें क्या करना, जो संख्या है उसका वर्गमूल निकाल लो। जैसे 64 का वर्गमूल 8 है, ठीक है, तो 8 की 8 में गुणा करके देखिए तो 64 आ रहा, सही है। अब 35 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, तो 35 के आसपास की संख्या का वर्गमूल निकल सके, 36 का निकल सके। 36 का वर्गमूल 6 है, तो 6 के आसपास संख्या लेके देखो क्या 35 गुणनफल बन रहा, हाँ बन रहा। अगर मैं एक 5 ले रहा, एक 7 ले रहा, तो मेरा काम बन रहा, ठीक है। जैसा और लिया मैंने, सपोज करो मैंने 42 ले लिया, तो 42 के क्या क्या हो सके भाई, 1 गुणा 42 हो सके, 2 गुणा 21 हो सके, 3 गुणा 14 हो सके, ठीक है, और 6 गुणा 7 हो सके, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब देखो 42 के आसपास अगर मैं देखूं तो या तो 36 वर्ग आ रहा या 49 वर्ग आ रहा। तो 36 का मतलब 6 हुआ है, 6 के आसपास देखो 6 सते 42, यस। 49 का देखो 7 सते 49, सबसे कम योग इसी का बनेगा और किसी का बनने का ही नहीं। यो देखो 43 बन गया, यो 23 बन गया, यो 17 बन गया, लेकिन यो बना 13। तो सबसे छोटा कौन सा है, जो उसके वर्गमूल के आसपास आ रहा हो या जो उसका वर्गमूल आ रहा हो, ठीक है। बात अब मैं समझ रहा हूं कि ये बात अब समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर हमने बात करी 56 की। 56वां क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 1200 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। 1200 में किस संख्या की गुणा करें कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। अब इसका फैक्टर कर दो, इसके फैक्टर कर दो। जैसे देखो 10 से भाग दिया मैंने तो 120 आया, फिर 10 से भाग दिया 12 आया। अब इसे कर दो जी, ये तो पूरा जोड़ा बन गया। अब 2 6 12, 2 3 6, यो भी जोड़ा बन गया, यो भी जोड़ा बन गया, यो रह गया अधूरा। तो किसकी जरूरत पड़ रही, 3 की। तो अगर मैं 1200 में 3 की गुणा कर दूं तो बनेगा 3600, और 3600 है पूर्ण वर्ग। इसका मतलब यहां पे जो उत्तर बनेगा वो 3 बनेगा। अगर मैं 3 की गुणा कर दूंगा 1200 में तो वो क्या बन रहा, पूर्ण वर्ग बन रहा। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक्स ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और आंशिक रूप से साइकिल पर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूरी तय की। एक्स द्वारा पैदल दूरी कितनी तय की गई ये बताना, ठीक है। सपोज करो पैदल उसने x किलोमीटर की दूरी तय करी, तो जो टोटल 75 किलोमीटर थी उसमें से x2 घटा, उसमें से x2 घटा, ये उसने चली किसके द्वारा, साइकिल द्वारा। पैदल की चाल 5 है और साइकिल की चाल 12 है। पैदल की चाल 5 है, साइकिल की चाल 12 है। अगर मैं दूरी को चाल से भाग दे रहा, अगर मैं दूरी को चाल से भाग दे रहा तो समय आ रहा। इसका मतलब x/5 क्या है, x/5 जो पैदल द्वारा चला गया समय। 75 माइनस x/12 क्या है, साइकिल द्वारा चला गया समय। जो पैदल का समय है, जो साइकिल का समय है, दोनों को जोड़ुआ तो क्या पूरी यात्रा का समय नहीं आनेगा, बिल्कुल पूरी यात्रा का समय होगा, जो इसने 8 घंटे दिए, जो इसने 8 घंटे दिए। तो एलसीएम ले लो भाई, कितना आया इसका 60। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, 5 की गुणा कर दो तो 75 माइनस एक्स बराबर किसका आ गया भैया 8 के। तो 12x प्लस 5 पंजे 25 और 5 से 35, 2 37 माइनस 5x 8 6 48, ये आ गया 480। इसका मतलब ये आया भैया 7x बराबर 480 में से 375 दो घटा तो बचा 105। 15 7 105 हो मैं, तो इसका मतलब 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो उसने किससे तय करी, पैदल तय करी। 15 किलोमीटर की दूरी उसने तय करी पैदल, और जो बाकी बची वो तय करी उसने साइकिल। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए भाई क्या है, दो संख्याओं का में से और लैसे 2 और 6 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरी से 14 अधिक है, एक जो है वो दूसरी से 14 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या है यो हमें बताना। छोटी संख्या क्या है यो हमें देखना, ठीक है भाई। तो देखो हम इसे ऑप्शन से अगर मैं करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लैसे गुणा में से, लैसे गुणा में से, एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर मैं पहली ऑप्शन से ले रहा हूं तो देखो इधर तो कोई चेंज होना ही नहीं,
ले से 60 है और में से 2 है, मतलब गुणनफल हो गया तुम्हारा 120। उसने कहा अगर पहले ऑप्शन में छोटी संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन पाओ, उसने कहा यदि उन संख्याओं में एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, इसका मतलब छोटी 4 है तो 14 और जोड़ दो तो बड़ी मिल जाएगी 18। तो 18 चौका 72 हुए और 60 दूनी 120 हुए, जबकि ये आना चाहिए था बराबर, बराबर आना चाहिए था। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत। अब दूसरे ऑप्शन पाओ, बी ऑप्शन है, जो 5 है यो जू का तू रह जाएगा 60 गुणा 2, मतलब जहां गुणनफल 120 आ जाएगा वहीं उत्तर बन जाएगा हमारा। अब इसमें 4 जोड़ दो, वो 14 जोड़ दो, 5 में 14 जोड़ दो 19, 19 पंजे हुए 95 में, इसका मतलब इसका भी मामला गड़बड़ी है। अब तीसरे ऑप्शन पर आ जाओ, वो है सी, वो है 6, यहाँ पे कितना आ रहा 60 गुणा 2, 14 जोड़ दो तो 20 आया और 20 सिक्का 120, उत्तर ही आ गया। सी ऑप्शन जो है वो सही है, जो छोटी संख्या है वो 6 है और जो बड़ी संख्या है वो 20 है। अगर वो ऑप्शन में बड़ी संख्या देता, अगर वो ऑप्शन में बड़ी संख्या देता तो तुम क्या करते, बड़ी संख्या में से 14 घटा के छोटी संख्या देख लेते। अब उसने क्या कर रखा, छोटी संख्या तो रखी, बड़ी हमें देखनी है दूसरी क्या बनेगी, तो उसने क्या रखा कि दोनों का जो अंतर है वो 14 है, या एक संख्या दूसरे से 14 ज्यादा है तो उसमें दूसरी अगर हमें निकालनी तो जो छोटी संख्या उसमें 14 जोड़ गए, और उस तरह से हम ऑप्शन सही से बड़ी आसानी से करते हैं। नहीं तो एक तरीका ये था कि भैया आप जो है एक समीकरण बनाओ, द्विघात समीकरण बनेगी, वो क्या बनेगी, वो तुम्हें इस तरह से करनी पड़ेगी। अगर एक संख्या x है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 14 है और इनका गुणनफल हो जाएगा 60 गुणा 2। इसको हल करो, यहां से भी जो वैल्यू आओगी वो यही आओगी, 6 ही आओगी। लेकिन जब इसे हल करोगे तो तुम अपने आप हल करके देखो इसे कितना समय लग रहा, इन चारों को चेक करने में उतना समय लगने का जितना इसके फैक्टर करने में लग जाएगा। तो इसलिए इससे बचना है, हमें समय का सदुपयोग करना और समय को बचाना। करो क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें भाई, क्या है, ए बी और सी ने 50,000 रुपए का कारोबार आरंभ किया। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक तथा ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाए। यदि कुल लाभ 10,000 का हो तो ए का हिस्सा बताना। देखो मैं इसे दो तरीके से तुम्हें क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। ये 3 आदमी हैं ए बी और सी, ये 3 आदमी हैं ए बी और सी, और इन्होंने जो लगाए हैं वो 50,000 रुपए लगाए। इन्होंने जो लगाए हैं वो 50,000 रुपए लगाए हैं। उसने कहा बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक लगाए। अब सी ने अगर सी रुपए लगाए हैं, अगर सी ने सी रुपए लगाए हैं तो बी ने जो है इससे 6,000 रुपए ज्यादा लगा दी, तो सी प्लस 6,000 जो है वो किसके आगे, बी का आगे। सी प्लस 6,000 जो है वो किसके आगे, बी का। और ए ने इससे भी 2,000 रुपए ज्यादा लगाए, इसका मतलब ए क्या जाएंगे, सी प्लस 8,000, सी प्लस 8,000। ठीक है, तो सी कितना हो गया, 3, सी हो गया 3 और ये हो गया 8 से 14,000, ये हो गया 8 से 14,000 बराबर किसका आ रहा भाई, 50,000 के। तो इसका मतलब 3C, 50 में 14 घटा दो तो 36 बना, तो इससे काट दिया हमने, यो आ गया तुम्हारा 12,000। इसका मतलब सी ने जो रुपए लगाए वो 12,000 रुपए लगाए। अब वापस आ जाओ ए बी और सी पर जाओ। सी ने लगाए 12,000 रुपए, बी ने इससे 6,000 रुपए ज्यादा है, बी ने इससे 6,000 रुपए ज्यादा लगाए तो 18,000 रुपए, और इसने इससे 8,000 रुपए ज्यादा है, या इससे 2,000 रुपए ज्यादा है, इससे 2,000 रुपए ज्यादा मतलब 20,000 रुपए। 2 3 जीरो इसमें गई, 3 जीरो यहां से गई, 2 से काट दो 10 बार कटा, 2 से काट दो 9 बार कटा, 2 से काट दो 6 बार कटा, जो अनुपात आया वो 10:9:6 आया। तो 10 9 19 और 6 25, 25 बराबर जो है वो 10,000 के हैं, 25 बराबर जो है वो 10,000 के हैं। तो हमें वैल्यू बतानी 10 की, 10 बराबर 1 है, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, ए की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4,000 रुपया, ए की वैल्यू 4,000 रुपया। तो पूरे तरीके से बता देना। अब थोड़ा सा हम सोच के करेंगे क्वेश्चन को, अब हम थोड़ा सा सोच के करेंगे, हम डायरेक्ट अनुपात की बात करेंगे, ऊपर का जो हमने सांग जोड़ा इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसने कहा कि बी ने सी से 6,000 रुपए ज्यादा लगाए और ए ने बी से 2,000 रुपए ज्यादा लगाए, मतलब सी से इसने 8,000 रुपए ज्यादा लगाए।
इसने शीशा 8,000 रुपये ज़्यादा लगाए ए ने, और बी ने लगाए 6,000 रुपये ज़्यादा। अगर ये 8,000 ज़्यादा ना लगाता और ये 6,000 ज़्यादा ना लगाता तो सबके बराबर होते, फिर तो सबके बराबर होते। तो 8 और 6 हो गए 14, 8 और 6 हो गए 14। 50,000 में से हमने 14,000 घटा दिए, 50,000 में से हमने 14,000 घटा दिए, तो बचे कितने? 36,000। और 36,000 को हमने तीनों में बराबर बांट दिया। तो इसने भी 12,000 रुपये लगाए और बाकियों ने भी 12,000 रुपये लगाते अगर ये 36,000 रुपये होते। लेकिन रुपए कितने? 50,000। रुपए कितने? 50,000। इसका मतलब बी ने जो 6,000 रुपये ज्यादा लगाए वो बढ़ा दो, ये 18,000 हो गए, और ये इसने 2,000 रुपये और ज्यादा लगाए तो ये 20,000 रुपये। बाकी तो काम वही है जो हमने नीचे करा। ठीक है, ये 10:9:6 आ गया, और बिल्कुल ये 2 लाइनों में आगे काम खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जो 28 जनवरी 2019 के यूपी पुलिस कांस्टेबल की पहली शिफ्ट के जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे वो हमने निपटा दिए। मैथ का कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं और किसी दूसरी चीज का भी कोई क्वेश्चन हमने करा नहीं। तो जब ये मैथ के खत्म हो जाएंगे तो फिर अगर समय लगता है तो फिर तुम्हें रीजनिंग के भी हम एक क्वेश्चन करके करा देंगे। लेकिन पहला काम हमारा क्या है कि हम मैथ के जितने भी क्वेश्चन है वो निपटा दें। तो यो आज जो है यो निपटा दिया हमने 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट।